चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मानव पूंजी निर्माण का एक अगला पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मानव पूंजी निर्माण। एक तो हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या चीजें की जाती है, और मानव पूंजी निर्माण में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है शिक्षा, उसका प्रसार भारत में किस तरह से किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मानव पूंजी पढ़ रहे थे, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज पूरा सिलेबस कवर करा दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये वाला चैप्टर कवर कराता हूँ, उसके बाद सीक्वेंस में जितने भी चैप्टर बाकी है आप मुझे कमेंट बता दीजिए ये चैप्टर बाकी है। विदिन 10 डेज सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कौन से चैप्टर बाकी है। अगर आप नहीं बता रहे तो फिर मेरी गलती नहीं है। चलिए, तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, भारत में मानव पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसके अलग अलग फैक्ट है जो पेपर में एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले फैक्ट की अगर हम बात करें, यहां पर क्या दिया हुआ बेटा, जरा ध्यान से देखना, पेन कलर रेड कर लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों है। विच मीन्स हमें आर्थिक विकास करना ही करना है, साथ ही अपने देश में ज्यादा लोग भी ऐसे रखने हैं जो मानव पूंजी हो। देखो क्या बोला है, भारत में मानव संसाधन विकास संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है, कोई सिंपल वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्या बोला है, केंद्र मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य स्तरों मतलब अलग अलग स्टेट, कोई आप में से पंजाब से दिख रहा होगा, कोई हो सकता है हिमाचल से दिख रहा हो, कोई दिल्ली से दिख रहा हो, तो राज्य स्तर दोनों स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, ठीक है, यूजीसी, ठीक है, और एआईसीटीई, ये सभी लोग पूरी शिक्षा को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटा इसको थोड़ा सा आइडिया दूं, और ध्यान रखना मेडिकल में है आईसीएमआर, तो पहले इनके बारे में समझो ये क्या है। भारत में जितनी भी लगभग अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 12वीं तक का जितना भी लेना देना है, जिसको कंट्रोल करता है पूरा, वो कौन संभाल रहा है, एनसीईआरटी देख रहा है भाई। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। उसके बाद जब 12th हो जाता है तो जितना भी कॉलेज का सीन है, ठीक है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी कोर्स हो, उन सारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, यूजीसी के अंडर आती है। यूजीसी देखता है क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कितना किसको फंड देने की जरूरत है, इस तरह से। तीसरी चीज, भारत में जितने भी टेक्निकल है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, कई सारे कॉलेज हो गए, उन सबको कंट्रोल करता है या उनके लिए रेगुलेट करता है वो है एआईसीटीई, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। देख लो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग, इसके लिए बनाए यूजीसी, और टेक्निकल के लिए कौन बना दिया बेटा, टेक्निकल के लिए बना दिया हमारा एआईसीटीई। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज, इंडिया के अंदर मेडिकल पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई भी होती है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि देश में अगर ग्रोथ करनी है तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, भारत में केंद्रीय एज वेल एज राज्य दोनों, केंद्रीय एज वेल एज राज्य दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा आईसीएमआर, फुल फॉर्म भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ध्यान रखना एक और डिपार्टमेंट आ गया, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ही है, कॉलेज के लिए यूजीसी, इसके लिए एआईसीटीई और एक आईसीएमआर। इन चीजों से रिलेटेड एक एमसीक्यू बन सकता है, हो सकता है शिक्षा के ऊपर पूछ ले, हो सकता है चिकित्सा के ऊपर पूछ ले कि कौन सा डिपार्टमेंट इसमें से रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं आईसीएमआर। उसके अलावा नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया है, वो भी समझो। भारत में पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं के प्रावधान स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। सही बात है, अगर किसी देश में पानी पीने का अच्छा होगा, साफ सफाई अच्छी होगी, तो वो देश उतना ही अच्छा काम करेगा, उस देश के लोग उतने क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकारें एवं शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो नगर निगम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी सुविधाएं दे, साफ पानी,
साफ सफाई, ये सब। आगे क्या बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल जलापूर्ति विभाग को सौंपी गई है। मतलब देख रहे हो, शहरों के लिए अलग, गांव के लिए अलग। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोल्ड भी है, फीवर भी है, खांसी भी है, बट एग्जाम आ रहे हैं तो वीडियो बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। चलो, शिक्षा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य कारक है। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि देश की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अगर देश की शिक्षा ही खराब हो जाती है, देश के शिक्षक ही खराब हो जाते हैं ना, तो ये शिक्षक ही बच्चों को आपस में लड़ा देते हैं। तो जब देश का विकास करने जा रहे हैं बच्चा लोग, तो हमारे को आर्थिक विकास तो करना ही करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक विकास भी करना है। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, सामाजिक मतलब विकास का मतलब लोगों की सोच में विकास में परिवर्तन लाना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वोट देने का अधिकार लड़कों को भी है, लड़कियों को भी है, काम करने का अधिकार दोनों को है। मतलब अगर दोनों इंसान है तो सभी को बराबर अधिकार है ना। अब अलग बात है फिजिकली कोई बंदा कोई हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा, अलग बात है, बट दोनों को बराबर है। तो ये बराबर समानता देना, ये सामाजिक विकास है। और पैसों में तरक्की करना, ये आर्थिक विकास है। तो हमें एक तरह से विकास नहीं करना, हमें दोनों तरह से करना है, ठीक है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में न केवल कुशल एवं प्रशिक्षित मतलब जिनके पास ट्रेनिंग है, जिनके पास काम करने का तरीका है, का निर्माण करती है, बल्कि अगर हमने मानव विकास सही किया है, अगर हमने मानव पूंजी निर्माण सही किया है, तो वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है। विच में जितने ज्यादा देश के अंदर मानव पूंजी होंगे, देश का विकास उतनी तेजी से होगा, देश में विज्ञान उतनी तेजी से बढ़ेगा, देश में तकनीक उतनी तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। अब भारत में शिक्षा क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है वो नीचे दर्शाया गया है। आपको बता दूं, भारत में शिक्षा, मैंने बताया था एनसीईआरटी पूरा रिस्पॉन्सिबल है वैसे तो फर्स्ट टू 12th के, लेकिन उसको भी कई सारी कैटेगरी बांट दिया गया है। सबसे पहले जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इस प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कुछ डाटा दिया है जो पेपर में आ सकता है। सबसे पहले समझना, प्राथमिक एवं मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो एक तो हो गया प्राथमिक और एक मध्य स्कूल, ठीक है। आप सीनियर सेकेंडरी में होंगे अगर आप 11वीं 12वीं में, तो ओके। इसका डाटा क्या दिया है, दो कह रहा है 1950-51 में प्राथमिक और मध्य स्कूल की संख्या इतनी थी, स्कूलों की संख्या की बात हो रही है 2.23 लाख, जो कि 2010-11 का जो डाटा आया उसमें ये कितनी हो गई 12.96 लाख करोड़ हो गई है, लाख सॉरी करोड़ नहीं। तो ये एक डाटा है, पेपर पूछ सकता है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा कहां तक होती है, 1 से 8 तक मानी जाती है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी गई है। आप सभी को पता है कि आप में से कई सारे लोगों की फीस नहीं जा रही होगी गवर्नमेंट स्कूल में, तो जितने भी खासकर छोटी क्लास के बच्चे उनकी तो बिल्कुल ही नहीं जा रही है। कौन सी, 6 से 14 वर्ष की उम्र, चलिए 1 से 8 तक की, कोई पैसा नहीं, बस पढ़ना है आके। इवन कई जगह पे मिड डे मील की स्कीम भी चल रही है ताकि बच्चे आए, स्वस्थ भी रहे, खाना भी मिले, ये सारी चीजें सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित इस प्रकार देखो, यहाँ पर मिड डे मील स्कीम योजना लाए थे 1995 में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया था 1991 में, और सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट है 2000 में आया था। सब बड़े है ना। और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अभियान कब आया था, 2009 में आया था। तो ये याद कर लीजिए, हो सकता है पेपर में एक एमसीक्यू यहां से, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि और क्या पता होना चाहिए आपको इसमें। ये प्राथमिक शिक्षा थी। प्राथमिक के बाद आते हैं माध्यमिक शिक्षा, सीनियर सेकेंडरी नॉर्मली आप सुनते होंगे। तो 1950-51 में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या जो थी वो इतनी थी, और उसमें विद्यार्थी कितने थे, लगभग 14.5 लाख उस टाइम पे। 2009-10 में ये संख्या 14 लाख से बढ़कर देखो कितनी हो गई, 1.9 लाख हो गई। फिर तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 14 लाख तब थी तो फिर ये कम थोड़ा ना होगी, बड़ी होगी। या तो ये हो सकता है ऊपर डाटा कितना दिया था प्राथमिक का, एक मिनट भाई, क्या था प्राथमिक वाला डाटा बताओ अपना। स्कूलों की संख्या थी 12 लाख,
तो ये 19 लाख होगा बेटा। फिर ये मोटा मोटा 19 लाख होगा, ठीक है, शायद मिस प्रिंटिंग हो चुकी होगी। वर्ष, अच्छा विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी, स्कूल इतने थे, लेकिन 2009-10 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 1 पॉइंट इतने से लेके, क्योंकि पहले 7,000 थी उसमें फिर लाख हुए थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें पढ़ने वालों की संख्या इतनी हो गई 441 लाख। अब आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जस्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें से एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा एनसीईआरटी वाला टॉपिक इसमें आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा में 3-4 तरह के स्कूल काम कर रहे हैं। नवोदय, हो सकता है आप में से कई लोग हो, आप मुझे बताइएगा सबसे पहले तो आप कौन से स्कूल से हैं, एनवीएस से हैं, केवीएस से हैं, या फिर सिंपल सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल से है, या फिर आपका बोर्ड कौन सा है, एक बार मुझे बताइएगा, मैं भी देखूं हमारी वीडियो कहां कहां पे देखी जा रही है, दिल्ली में बैठ के देखी जा रही है, यूपी में, या फिर कन्याकुमारी में, ठीक है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा एवं व्यवसायीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यवसायीकरण की शिक्षा देना, जो ये बताता है कि काम पढ़ने के साथ साथ काम भी सीखना चाहिए, कैसे सीखेंगे वो इसमें बताते हैं। तकनीकी एवं मेडिकल कृषि शिक्षा, ये सब दी जा रही है। और उसके बाद आ जाती है जब बंदा पास हो जाता है 12th, ठीक है, तो उसके लिए फिर बने कॉलेज। कॉलेज को हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग तरह के कॉलेज बने। अब इस साल 11th-12th पास होने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, कोई कोर्स करते हैं। तो उच्च शिक्षा में जहां पे आप जाएंगे उस कॉलेज को नॉर्मली हम पता है क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय बोलते हैं हिंदी में। कॉलेज, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षण, इन सारी चीजों को किसमें शामिल किया जाता है, उच्च शिक्षा में शामिल किया जाता है, ठीक है। सुंदर प्राप्ति के समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। लगभग 749 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, 2016 तक की काउंटिंग है ये। इसमें से जो 46 जो है वो कौन सी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो बात करो कॉलेज, तो कॉलेज तो और ज्यादा हो सकते हैं। जब ये 749 है, आपको कम लग रहा होगा, तो ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है 749। इसमें से एग्जांपल के लिए एक आपने सुना होगा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अंदर अराउंड 60 कॉलेज आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब ये बताया तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कॉलेज के बारे में। कॉलेज तो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग ज्यादा हो सकते हैं। ओके, 345 जो राज्य विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, इतने मानित विश्वविद्यालय चल रहे हैं, 235 निजी चल रहे हैं। तो देश में कॉलेजों की संख्या देखो, ये यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजों की संख्या ये रही 2012-13 में लगभग इंडिया के अंदर 40,000 कॉलेज है। कितने, 40,000 कॉलेज है। ध्यान रखना, मैं भी ये डाटा समझा रहा हूं, बट अगर देश की पॉपुलेशन के हिसाब से मैं डिस्कस करूं, देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उस 140 करोड़ के हिसाब से क्या मैं बोलूंगी सफिशिएंट है, नहीं। देश की पॉपुलेशन इनके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो यहां पर देखने को मिलता है कि सभी को एडमिशन नहीं मिल पा रहा रेगुलर कॉलेज में, सबको ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है कई सारे लोगों को, तो ये नंबर देखने को ज्यादा लग सकता है। बट हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, नंबर 1 पे हम पॉपुलेशन के मामले में, कि डाटा कहीं भी टिकता ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम मीनिंग समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ कॉलेज और या यूनिवर्सिटी के नाम बताना चाहूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है जो काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे सारे विश्वविद्यालयों को संभालने का काम किसका है, यूजीसी का है। एक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, अगर आपको ओपन से पढ़ाई करनी हो, रेगुलर नहीं जाना हो, तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। कहां से, इग्नू से। उसके बाद जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं उनको कौन ऑपरेट करता है, संभालता है, AICTE संभालता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज है या इंडिया में स्वास्थ्य से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काम करने का काम जिम्मेदारी किसकी है, वो है ICMR की, ठीक है। अब एक समस्या लास्ट इस टॉपिक में, भारत में विकास जब हम कर रहे हैं तो शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है, देखो भारत में शिक्षा का विकास ना होने का कारण बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो यहाँ पे लिखे हैं वो डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में भी कुछ चीजें दी होंगी। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या। भारत की पॉपुलेशन ही 145 करोड़ हो गई है, ठीक है, 145 करोड़ प्लस हो गई है। अब इतने सारे लोग, उसमें फिर यंग लोग, चलो अभी एडल्ट को छोड़ देते हैं, बूढ़े बाड़ों को छोड़ देते हैं, बूढ़े बाड़े भी नहीं पढ़े, लेकिन सबको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। अगर
समझ रहे हो, ये इंडिया की बात कर रहे हो। इंडिया दुनिया में 7वें नंबर का देश है। आपको एक देश का नाम बताऊं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमसे भी बड़ा देश है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है जी? उसकी पॉपुलेशन है केवल 2.5 करोड़ और इतनी पॉपुलेशन हमारी दिल्ली की है। अब आप एक चीज समझिए, इतना बड़ा देश, पॉपुलेशन इतनी सी, पढ़ाना आसान नहीं होगा, फैसिलिटी देना आसान नहीं होगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी देना आसान नहीं होगा। इतना बड़ा देश लेकिन लोग भी इतने ज्यादा, तो सबको शिक्षा देना बहुत मुश्किल। ठीक है, इसलिए भारत में शिक्षा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही, इतनी तेजी से बढ़नी चाहिए। उसके बाद भारत में चलो शिक्षा मिल रही है, लेकिन कौन सी वाली नहीं मिल रही है? व्यवसायिक एवं तकनीक शिक्षा का अभाव है, अपर्याप्त है। देखो ठप्पा लग जाता है 12th पास, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन एक्चुअली में लोगों को 12th पास करने के बाद कुछ आता नहीं है, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी काम नहीं आता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि जब आप काम कर रहे हैं, जब आप लर्न कर रहे हैं, तो केवल पढ़े नहीं, सीखे भी। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव है भारत में। दूसरा, आज भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर किया जाता है। शहरों में बैठ के आपको ना लगता हो, लेकिन आज भी भारत में लिंग भेद होता है। लड़कियों को ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ाया जाता है, ज्यादा नहीं कराया जाता, या हो सकता है उनके स्कूल दूर होते हैं इसलिए उन्हें छोड़ दी जाती है पढ़ाई उनकी। तो लिंग भेद चल रहा है, आप नकार नहीं सकते इसको कि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच निम्न स्तर। यस, आज देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही निम्न है, या तो पहुंच नहीं पाई है, और है भी तो बहुत ही निम्न कोटि की है। मैंने कभी आपसे पूछा ना, आप कहां से? अगर शहर और गांव की दोनों की शिक्षा बढ़िया हो रही होती तो आपको मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी वाला। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, टीचर की भी। और लास्ट, शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा जो खर्च करना चाहिए वो क्या है बेटा? कम है। शिक्षा के विकास के लिए जो इंपॉर्टेंट पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए वो यहाँ पर क्या है? कम है। अगर सरकार खर्च ज्यादा करेगी तो देश का विकास, देश में शिक्षा क्या होगी? ज्यादा फैलेगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हमने ये पार्ट 3 खत्म कर दिया, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट ही बनाओ और उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर दूं, तो कमेंट में बताना। अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो भी आप मुझे बताना कौन सा डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज वाला पार्ट यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।